नंबर 1 देखिए, इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक परमेय संख्याएं छांटिए। परमेय संख्या के बारे में सभी लोग जानते हैं कि परमेय संख्या वही होती है जो p/q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए। ठीक ना, पिछले क्लासों में पढ़ाया गया है। परमेय संख्या की परिभाषा यही थी कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके, p और q दोनों पूर्णांक हों, q का मान शून्य के बराबर न हो, ऐसी संख्या को हम परमेय संख्या कहते हैं। ठीक ना, तो इसमें जो लिखा गया है कि परमेय संख्या को छांट कर लिखना है। जैसे इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 में परमेय संख्या कई दिया गया है, जैसे √3 है, π/3 है, कामा 22/7, कामा 3√4, कामा करनी में 4 सही 1/4 और 2.33। ठीक, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो यह पार्ट दिया गया है, √3 है, π/3 है, 22/7 है, 3 रूट इतना है, रूट इतना है और इतना है, तो परमेय संख्या वही होता है जो p/q में हो, पूर्णांक में हो, दोनों पूर्णांक हो और q अर्थात हर का मान शून्य के बराबर न हो, तो ऐसी संख्या को हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसमें दिया है √3 का जब हम मान निकालेंगे, करनी का मान जब किसी का निकाला जाता है तो दशमलव में आता है भाग। ठीक ना, तो इसलिए यह जो भाग होगा यह क्या कहलाएगा? अपरमेय संख्या कहलाएगा। इसके बाद π/3 है, तो π/3 बराबर क्या है? पाई का मान सभी लोग जानते हैं 22/7 या 3.14 होता है, तो यहाँ हम 3.14/3 लिखेंगे तो यह भी क्या होगा? परमेय संख्या नहीं होगा। ठीक ना, अब इसके बाद 22/7 है, तो 22/7 क्या है? यह p/q का रूप है। p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है और q का मान शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए यह संख्या हमारी क्या होगी? परमेय संख्या होगी। इसके बाद चले आइए 3√4 है, यह तो करनी का मान दिया है, तो करनी को सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ हम सॉल्व करेंगे, पूर्णांक में आ जाएगा 3 गुणे, एक करनी में 4 दिया है तो 2 × 2 हम लिख देंगे। ठीक ना, एक ग्रुप समान संख्या बनी है, इसकी घात 2 होती है, एक ग्रुप बाहर आएगा तो 3 × 2 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आया? 6 आया, तो 6 का मान हमारा क्या है? ये परमेय संख्या है। ठीक ना, 6 को 6/1 भी हम लिख सकते हैं, p भी पूर्णांक हो जाएगा, q भी पूर्णांक हो जाएगा, q का मान शून्य के बराबर नहीं होगा। ठीक ना, अब इसके बाद इसी तरह आगे का जितना पार्ट है उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, करनी में 4, करनी में 0.2 4 और 5 में अपरमेय संख्या बताइए कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अपरमेय संख्या बताना है। अपरमेय संख्या में संख्या हमारी क्या दी गई है? संख्या यही है, करनी में 4 दिया है, करनी में 0.4 दिया है, कामा 4 दिया गया है, 5। इसमें बताना अपरमेय संख्या, क्योंकि इसको हम सरल करेंगे तो 2 आएगा। ठीक ना, और इसको हम सरल करेंगे तो यह करनी में गुणनखंड करेंगे तो 0.1 × 2 × 2 होगा, खंड करेंगे तो समझ में आ रहा है, तो एक ग्रुप बन जाएगा, ये तो बनेगा तो 2 बाहर आएगा तो करनी में 0.1 बचेगा, इसलिए यही क्या है? अपरमेय संख्या है। अब इसके बाद ये क्या है? ये परमेय है। ये क्या है? ये परमेय है, अर्थात अपरमेय संख्या कौन है? √4 है। ठीक ना, अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या छांटना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे छांटा गया था उसी तरह यहाँ भी छांट लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, परमेय और अपरमेय को छांटना है।
जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 3 था, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी है। प्रमेय अपरिमेय को छांट करके अलग अलग लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो प्रमेय वही होता है जो P/Q में हो और दोनों पूर्णांक हो, ऐसी संख्या हो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें भी √2, √3, √9, √15 में परमेय संख्या छांटिए। तो √2 क्या है? अपरमेय संख्या है। √3 क्या है? ये भी अपरमेय संख्या है। √9 क्या है? परमेय संख्या है, क्योंकि यह बाहर आएगा, ठीक ना। करणी में 9 का मान शुद्ध मान जो होता है, करणी में 9 का मान सभी लोग मान लिखते हैं 3 होता है, तो 3 शुद्ध मान नहीं होता है। हमारा शुद्ध मान कौन होता है? ±3 होता है। समझ में आ रहा है? एक करणी में 9 का मान ±3 ये शुद्ध मान होता है। सभी लोग कहते हैं कि √9 का मान 3 होता है, मान तो है। कहीं भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहेगा वहाँ 3 भी रहेगा, +-3 रहेगा, -3 रहेगा, और भी कोई 4 संख्या रहेगी, तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? +-3 का ऑप्शन सही वहाँ करना, ठीक, शुद्ध मान। और √15 जो लिखा गया है वह क्या है? अपरमेय संख्या है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, परमेय संख्या छांटना है। इसमें भी परमेय संख्या आप लोग छांट लीजिएगा, ठीक। इसमें दिया है 6 में √7, अपरमेय है √11, अपरमेय है √16, परमेय है √19, ये अपरमेय है, और √23 ये भी अपरमेय है, ठीक। अब इसमें आगे परमेय छांटना है। यहाँ √4 परमेय संख्या है, √3 अपरमेय है, √5 अपरमेय, √9 परमेय संख्या है, √16 परमेय संख्या है। इस छांट कर सिर्फ लिखना है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद लिखा गया है आगे कि परमेय संख्या छांट कर लिखना है। √2 अपरमेय है, √3 अपरमेय है, √5 अपरमेय है, √4/9 परमेय संख्या है, क्योंकि √4/9 4 का वर्गमूल 2 होगा और 9 का वर्गमूल 3 आएगा, तो 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 क्या है? परमेय संख्या है, ठीक। इसको हम +-2/3 भी लिख सकते हैं, तो परमेय संख्या है। √7 अपरमेय संख्या है, √9 √0.9 दिया है, 0.9 है, तो ये भी क्या है? अपरमेय संख्या है। आगे लिखा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परमेय संख्या परमेय और कौन कौन अपरमेय है। तो जैसे परमेय अपरमेय छांटते हैं उसी तरह आप लोग छांट लीजिएगा, ठीक ना, छांटने की बात है। अब इसमें आगे है 10 में 2 करणी में 7/√11 है। इसको परमेय, हर का परमेयीकरण करना है। जब हर में जब करणी रहता है तो हर से करणी को हटा दिया जाता है, उसी को हर का परमेयीकरण कहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है 2√7/√11, ठीक ना। जब हर का परमेयीकरण किया जाता है, ध्यान दीजिए यहाँ ब्लैक बोर्ड पर, हर का परमेयीकरण करते हैं तो हर से करणी को हटाया जाता है। तो हर से करणी को हटाने के लिए हर की जो करणी की संख्या है इसी को अंश और हर दोनों में गुणा कर लिया जाता है, ठीक ना, कि मान में कोई परिवर्तन न हो। अब अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में करेंगे, तो बराबर होगा 2 तो पूर्णांक है, यह और यह अपूर्णांक है, तो जिसमें करणी की घात बराबर रहती है, एक करणी लिख करके अंदर की संख्या का आपस में गुणा कर देते हैं, तो 11×7=77 होता है, ठीक। बटे अब जिसमें करणी की घात इक्वल होती है, एक करणी लिख करके अंदर की संख्या का आपस में गुणा कर देते हैं, तो दोनों संख्या बराबर है, ग्रुप 1 बन गया हमारा, बना ना। तो इक्वल टू क्या आ गया? 2√77/11, यही हमारी संख्या क्या हो जाएगी? हर का परमेयीकरण हो जाएगा। हर का परमेयीकरण का मतलब ही होता है कि हर से करणी को हटा दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 है √5 + √3/√5 - √3। यहाँ भी हर का परमेयीकरण करना है। इसमें 2 संख्या है,
माइनस में, इसको भी देख लीजिए, इसके बाद आगे हम बता दे रहे हैं और जमाने पढ़ दे रहे हैं, इसके बाद लगा लीजिएगा। देखिए 11 में लिखा है √5 + √3 अपान √5 माइनस √3, ठीक ना। इसमें हर का प्रमेयीकरण करना रहेगा। तो यहाँ दो संख्या है, इनके बीच में ऋणात्मक संख्या है, इसी ऋणात्मक संख्या का विपरीत चिन्ह होता है धनात्मक, ठीक ना। इसी चिन्ह को बदलकर संख्या यही रहेगी, अंश और हर में गुणा कर दिया जाता है अपान √5 + √3, ठीक ना। क्योंकि मान में परिवर्तन हमारे क्वेश्चन में नहीं होगा, क्योंकि इससे हम सॉल्व कर देंगे, कट जाएगा, क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अंश को अंश में गुणा करते हैं, हर को हर में गुणा करते हैं, तो बराबर मान आ जाएगा। यह √5 समान √3 समान, ये भी धनात्मक अर्थात यह पद बराबर है, दो जगह है, तो एक पद लिख करके हम इसी का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। इनटू है यहाँ अपान, यहाँ पहली संख्या बराबर, यहाँ भी पहली संख्या बराबर, यहाँ दूसरी संख्या, यहाँ दूसरी संख्या बराबर, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इनटू है, इसका मतलब एक पद यहाँ हुआ, एक पद यहाँ बन गया, ठीक ना। ये सरसमका हम बताए थे गुणनखंड में। सरसमकाएँ कई प्रकार की होती हैं, यह सरसमका एक में प्लस एक में माइनस जो सरसमका होती है उसे हम वर्गांतर की सरसमका अर्थात तीसरी सरसमका कहते हैं। तो इसमें हो जाता है पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग हो जाता है, ठीक ना। अब यहाँ ऊपर देखिए विस्तार करना है, a + b का होल स्क्वायर है, पहली सरसमका है a + b का होल स्क्वायर। जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो पहले पद का वर्ग होता है, पहला पद √5 का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग होगा √3 का वर्ग होगा, यह चिन्ह जो होगा प्लस 2 × पहला पद √5 × दूसरा पद √3, ये विस्तार हो गया पहली सरसमका से। और √5 का वर्ग क्या होता है, 5 होगा, माइनस √3 का वर्ग क्या होगा, 3 होता है, ठीक ना। अब इसका भी विस्तार कीजिए, √5 का वर्ग 5 होगा, इसका वर्ग 3 होगा, प्लस 2 × यह दोनों करनी की घात बराबर है, तो एक करनी लिख करके आपस में गुणा कर देंगे, 15 होगा, क्योंकि 5 × 3 = 15 होता है। इसमें से यह घटाओगे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक। अब पूर्णांक देखिए, यहाँ भी कंप्लीट पूर्णांक, यहाँ भी पूर्णांक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8, 5 और 3 जुड़ेगा तो 8 आएगा, और प्लस 2√15/2, इसमें उभयनिष्ठ पद अंश में होगा 2 उभयनिष्ठ हुआ। अब 2 से इसमें भाग देंगे 4 आएगा, और प्लस इसमें भाग देंगे 2 कट जाएगा तो √15 बचेगा। अब इसके बाद पूरे के अपान 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मान हमारा क्या बच गया, 4 + √15, यही हमारा पता चल रहा है क्या। नहीं चालू करना है, बंद था वो बता रहे हैं। हाँ देखिए, हाँ अब क्वेश्चन नंबर 12 जो लिखा गया है, तो दो संख्या दी गई है, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे पहले हम, ठीक ना, और लेकर के हम सरल कर देंगे। समझ में आ रहा है, लस लिया जाएगा, दोनों का लस जो आएगा वही हमारा एलसीएम बनेगा, फिर भाग देंगे, सरल करेंगे हम, ठीक। अब इसके बाद 13 जो है, 13 में भी है क्या, पहली सरसमका से विस्तार कर देना सिर्फ। समझ में आ रहा है, विस्तार करने बाद जो बचेगा वही उसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है 62/25 की पावर -3/2 लिखा गया है। समझ में आ रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे, सरल करने के लिए कह रहा है 62/25 की पावर -3/2। देखिए यहाँ
ध्यान दीजिए, ये हमारा आधार होता है, ये घात होता है, ठीक ना। ये आधार होगा, ये घात होता है। सबसे पहले हम क्या करें, इस घात को धनात्मक बनाएं। घात को धनात्मक बनाने के लिए यही संख्या पलट देते हैं, ठीक ना। ये संख्या पलट देंगे तो क्या आएगा, 25/62 की पावर 3/2, ठीक ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। इसको सरल कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको खंड कर दें। इसका जब हम खंड करेंगे तो 25/62 घात का खंड कीजिए, 3 × 1/2। देखिए 3/2 को 3 × 1/2 हम लिखे हैं, समझ में आ रहा है। क्योंकि इसके बटे 1 लिखेंगे तो अंश का अंश में गुणा करेंगे ये आएगा, हर का हर में गुणा करेंगे तो ये आएगा। अब क्या करें, इस घात को इस घात पर कर दें, इक्वल टू 25/62 की पावर 3 और पूरे की पावर बन जाएगा 1/2। घातांकी नियम कहता है कि घात का घात में गुणा कर देते हैं। इसको और सरल यहाँ किए हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब होगा, इसका क्यूब होगा, ये पूरा होल क्यूब है ना, इसका भी होगा, इसका भी होगा। जिसकी पावर 1/2 होता है उसको हम वर्गमूल कहते हैं, समझ में आ रहा है। तो वर्गमूल हम कहेंगे तो बराबर क्या लिखेंगे, करनी में यह अंदर की संख्या 25/62 की पावर 3, यह 1/2 ये वर्गमूल बनता है। यहाँ 1/3 रहता तो करनी की घात 3 यहाँ बन जाती, तो 3 का ग्रुप यहाँ बनता, समझ में आ रहा है। अब जब हाँ 2 है तो यहाँ गुणनखंड जब होगा तो 2 का ग्रुप बनेगा, समझ में आ रहा है। तो हम इसको हम क्या लिखेंगे आगे, यह करनी के अंदर जो संख्या है इसको कितनी बार गुणा करेंगे, जितनी पावर होता है, समझ में आ रहा है। तो 25/62 गुणे 25/62 गुणे 25/62, ठीक। यह करनी की घात जो बताता है उतने का हम ग्रुप बनाते हैं। 2 बता रहे हैं यह करनी की घात, तो 2 का ग्रुप बनेगा यहाँ। इस ग्रुप में से एक बाहर आएगा, ठीक ना। तो बाहर आएगा तो पद क्या बनेगा, 25/62 करनी में 25/62, यहाँ भी छोड़ देंगे तभी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और सरल भी कर सकते हैं, इसको सरल भी किया जा सकता है। और सरल होगा तो क्या आएगा, या आप लोग लिख सकते हैं 25/62 गुणे 5, ये इसका अंश का वर्गमूल 5 होता है। 5 × 5 होगा ना, एक ग्रुप आएगा तो बाहर आ जाएगा, और करनी में क्या बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा और बटे 62 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 25 × 5 = 125/62 करनी में 1/62। ए भी लिखेंगे तभी सही आंसर होगा, ठीक ना, कुछ भी लिखा जा सकता है। अब इसके बाद है 15 को भी सरल करना है, ठीक ना। तो 15 का है 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5, 125 की पावर 1/3। इसमें से एक को हम सॉल्व कर दे रहे हैं और लगा लेना तुम लोग, ठीक ना। इसमें से एक पार्ट को हम हल कर दे रहे हैं और पार्ट सभी लोग लगा लेंगे, क्योंकि एक ही की तरह सभी पार्ट होगा। ये 15 क्वेश्चन है। ये कह रहा है ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात करने में क्या कह रहा है, इसमें हम सेकेंड पार्ट बता रहे हैं, ठीक ना। सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें लिखा है 32 की पावर 1/5, ठीक। इसका तो नियम कई होता है। एक तो नियम यह होता है आधार का हम गुणनखंड कर लेते हैं,
आधार का गुणनखंड, आधार 32 है, इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार गुणा होगा। 2 का 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का 2 में करेंगे 8 आएगा, 8 का 2 में करेंगे 16 आएगा, 16 का 2 में करेंगे 32 आ जाएगा। यही गुणनखंड होगा। और इस पूरे की पावर क्या बता रहा है? 1/5 बता रहा है। अब इसके बाद जो संख्या है समान संख्या है, एक संख्या लिख करके जितनी बार गुणा हुई है उसकी पावर बन जाती है ना। और इस पूरे की पावर क्या है? 1/5 है। अब जिसके घात पर घात रहता है तो घातांकी नियम कहता है कि घातों का आपस में गुणा कर दिया जाता है। तो इक्वल टू 2 की पावर 5 × 1/5। अब यह 5 से 5 कट जाएगा। अब 2 की पावर 1 बच गया, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक। अब इसी प्रकार जो है पहला पार्ट और तीसरा पार्ट लगा लीजिएगा। अब 16 जो है 16 में भी ज्ञात करना है, 16 में भी ज्ञात करना है कि जैसे 15 ज्ञात किया गया उसी तरह 16 भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, सोलह है, इसमें पहला पार्ट दिया गया है, इसमें भी ज्ञात करना है 9 की पावर 3/2। यहाँ लिखा है 9 की पावर 3/2। इसमें भी क्या करेंगे? पहले आधार का खंड करेंगे। समझ में आ रहा है? आधार का खंड क्या आएगा? 3 गुणे 3 आएगा, इसकी पावर 3/2। अब यह 3 3 समान है तो 3 की पावर 2 की पावर 3/2 आएगा। घातों का गुणा कीजिए, 3 की पावर 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक। तो 3 की पावर 3 बचेगा, तो 3 की पावर 3 इक्वल टू 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 के 9 3 27, ये आंसर आ जाएगा। ठीक ना। इसी तरह 16 लग जाएगा। अब 17 में देख लीजिए, एक पार्ट इसमें भी देख लीजिए, ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। सत्रह में कह रहा है सरल कीजिए। सरल करने के लिए कह रहा है, जैसे पहला पार्ट देखिए, इसमें 2 की पावर 2/3 इंटू, यह बिंदी लगा है ना, ये गुणे का निशान है, इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक ना। यहाँ देखिए, ये 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। जब देखिए, जब बीच में इंटू रहता है और दोनों का आधार बराबर रहता है, ठीक ना, तो एक आधार लिख करके घातों को जोड़ दिया जाता है, 2/3 धन 1/5। ठीक। ये घातांकी नियम है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 2 की पावर, इनका एलसीएम क्या आएगा हमारा? 3 और 5 का 15 आएगा। ठीक ना। अब इससे इसमें भाग दीजिए, 3 से इसमें भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा। धन इसका इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 आएगा। इक्वल टू 2 की पावर 13/15 हो जाएगा। छोड़ देना यहीं पर। ठीक ना। इसको और सरल भी किया जा सकता है, एक करनी के अंदर भी ला सकते हो तुम लोग। ठीक ना। करनी के अंदर भी लाया जा सकता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू 2 की पावर 13 की पावर 1/15 होगा। अब 2 को 13 बार गुणा करेंगे। ठीक ना। और जो आएगा करनी में लिख करके वो भी लिख दीजिए, नहीं तो यही छोड़ दीजिए, यही आंसर हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अब इसी तरह सभी पार्ट लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक ना। अब अगले दिन अगला चैप्टर स्टार्ट होगा।